Is it visible? Yes. Okay. Here you go. So these are the first class. That's why bit late. No problem at all. Again, welcome back. This is Dhiren Karmota, Assistant Professor in Commerce. So here and after we will be studying the corporate law. Understand the point? And first chapter here with you. Some guys are very late. Why? So I don't know. तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इज द फर्स्ट चैप्टर एंड इनकॉर्पोरेशन के बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द कंपनीज वो वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होने वाले हैं हम उसके बाद देखेंगे अंडरस्टैंड द पॉइंट्स एनी टाइप ऑफ इनकन्वीनियंस दैट यू फेस्ड यू कैन कमेंट मी नो प्रॉब्लम लुक एट हियर सो बुक्स में टाइप्स ऑफ कंपनीज ये फर्स्ट दिया हुआ है ठीक है ना मॉडल डिग्री सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे अगर मॉडल सिलेबस की बात करें तो टाइप्स ऑफ कंपनी फर्स्ट दिया हुआ उसके बाद दिया हुआ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी अंडरस्टैंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली कम टू द पॉइंट एंड यू विल लर्न a lot of things okay from this session and from the upcoming session some people are disturbing element look at here now जो लॉ है लॉ की परिभाषा है लॉ की टेक्निक्स जो भी है उसके मतलब प्रयोग के हिसाब से हम बात करेंगे ना कि उसको थियरी के हिसाब से बात करेंगे देखिए कॉर्पोरेट लॉ होता है अंडरस्टैंड द पॉइंट इसमें भी लिखा हुआ है कंपनी के बारे में कंपनी फॉर्मेशन कैसे होता है और अगर 11th 12th आप लोग पढ़ रखे हो ऑलरेडी तो वहाँ पे क्या है बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट है अंडरस्टैंड द पॉइंट्स तो बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट या फिर आप कहो बिजनेस स्टडीज जो है वहाँ पे भी लिखा हुआ कि कंपनी कैसे फॉर्मेशन होता है वहाँ पे भी लिखा हुआ कंपनी फॉर्मेशन है डिफरेंस यहाँ पे क्या हो सकता है कोई बता सकता है कि कॉर्पोरेट लॉ के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं या फिर कंपनी कैसे फॉर्मेशन होगा बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट में लिखा हुआ कि कंपनी कैसे फॉर्मेशन होगा सम पीपल्स आर रियली वेरी लेट अंडरस्टैंड डिफरेंस ये होता है कॉर्पोरेट लॉ में जो एक्ट के हिसाब से लिखा हुआ है और लॉ की जो स्ट्रिक्टली अपनी एक खुद की परिभाषा है उसके हिसाब से लिखा हुआ है कॉर्पोरेट लॉ अंडरस्टैंड द पॉइंट लेकिन बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट में क्या हुआ सिर्फ थियरी लिख दिया है छाप दिए इन लोग टाक दिए समझ रहे हो दैट्स वाई तो लॉ की अपनी एक परिभाषा होता है उसके हिसाब से कैसे काम चलेगा चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हमको सीखने वाला ये चीज है कि कंपनी फॉर्मेशन कैसे होने वाला है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी कैसे होने वाला है और उसमें मेन जो होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी उनका जो लॉ पार्ट से हम वो देखेंगे कवर करेंगे अब यकीन मानो 12th में लॉ पार्ट नहीं पढ़ाया जाता सिर्फ थ्योरी पढ़ाया जाता है तो आगे देख लो तो 1% कंपनी अंडरस्टैंड द ओपीसी 1% कंपनी कैसे फॉर्म होता है एंड ये कॉन्सेप्ट नया आया हुआ है अगर आपको पता नहीं 5 साल हो गया एंड द फॉर्मेशन ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 के हिसाब से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा अंडरस्टैंड द पॉइंट नेक्स्ट नाउ आइडेंटिटी एंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है अगर एक कंपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है तो उस रजिस्ट्रेशन की इफेक्ट क्या होता है मतलब एक कंपनी पहले मुर्दा था कोई अगर मतलब जैसे कि होता है ना इंसान पैदा ही से पहले कहाँ रहता है होगा हमको पता नहीं तो जिस उस हिसाब से जब कंपनी अगर यहाँ पे लाइव होता है तो रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी जान आता है और इसको एक इंसान मान लिया जाता है अगर आपको सब पता नहीं तो बिल्कुल अभी पता चलेगा अंडरस्टैंड द पॉइंट्स so in the evening time here I sit very freely and I conduct the classes from my home that's why I'm very convenient and I teach the student in a funny way understand the point so don't miss these classes like फिर ये जो कॉन्सेप्ट रहा रजिस्टर्ड ऑफिस की क्या कॉन्सेप्ट है और डॉक्यूमेंट सर्विसेज वगैरह क्या लगेगा ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग क्या है कॉन्ट्रैक्ट क्या वगैरह करना पड़ेंगे और बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसा क्या करेंगे ये सब के ऊपर बात होगा अंडरस्टैंड द पॉइंट्स दिस इज द थिंग हम आगे शुरू करेंगे इस चार्ट के हिसाब से लेकिन थोड़ा देख लेते हैं कौन सा वो नालायक थे जो छोड़ के चले गए ओके अगेन जंप एट तो चैप्टर का ओवरव्यू अंडरस्टैंड चैप्टर ओवरव्यू यहाँ पे दे रखे हैं ये किस चीज की बात है सुनिए जो बता रहे हैं यहाँ पे ये थोड़ा बीकॉम लेवल की बिल्कुल है अंडरस्टैंड द पॉइंट जितना अमेंडमेंट हुआ है अप टू 2020 तक अमेंडमेंट्स अंडरस्टैंड द पॉइंट्स ये तो 2021 तक अमेंडमेंट्स बुक में जो दिया हुआ वो 2019 तक ही अमेंडमेंट्स है इतना तक ही लॉ है अंडरस्टैंड द पॉइंट्स हम जो अभी बता रहे हैं अप टू डेट पूरा जून 2021 तक भी अगर कुछ अपडेट है तो यहाँ पे आपको आ जाने हैं तो ये बीकॉम की भी पढ़ाई हो रहा है और साथ ही साथ क्या बता रहे हैं हम ये जो मटेरियल से कहाँ से लिए गए सीए इंटर की मटेरियल है अंडरस्टैंड द पॉइंट सीए इंटर की मटेरियल तो साथ ही साथ अब थोड़ा बहुत प्रोफेशनली की भी यहाँ पे आपको तैयारी हो रहा है यही बात है अंडरस्टैंड दिस इज द थिंग एंड बोथ द मिक्स ऑफ द बीकॉम एंड द सीए इंटर कोर्सेस आई डू teach you people so that's why it will be beneficial for you
लेकिन आपको कहाँ तक क्या लिखना है क्या नहीं, जो आपकी सिलेबस के बाहर होगा बिल्कुल वो पढ़ाई नहीं जाएगा। स्ट्रिक्टली एज पर द सिलेबस पढ़ाया जाएगा, वो भी स्ट्रिक्टली मॉडल सिलेबस के हिसाब से, और आपके सवाल जिस हिसाब से आने हैं, जिस क्वेश्चन आपके जिस हिसाब से पैटर्न है आने हैं, उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो सिलेबस के बाहर है, बिल्कुल नहीं पढ़ाना है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट यहाँ पे ना हो। चलिए जल्दी। तो चैप्टर ओवरव्यू क्या है, इनकॉर्पोरेशन तो कंपनी एंड रिलेटेड मैटर्स। उसमें क्या रहा, सबसे पहले लिखा हुआ इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको क्या चाहिए ना, पहले मिनिमम मेंबर्स चाहिए होगा, फिर 1% कंपनी के कुछ रूल्स है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, उसको देखना पड़ेगा। स्पेशल डायरी में रखा गया क्योंकि पहले से हमको पता था कि इट इज एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, पढ़े हो कि नहीं, तो कंपनी दैट इज ऑलवेज एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, बट द न्यू कॉन्सेप्ट एमर्ज, वो हो गया कि एक बंदा भी एक कंपनी खड़ा कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ओपीसी। तो इसको क्या होगी, जब ओपीसी आ गया ना एक्ट में, तो उसको स्पेशल मुद्दे में रखा गया है। समझ में आई बात, बहुत स्पेशल मुद्दे में रखा गया, तो इसलिए हर जगह ये दिखाई दे रहा है। चलिए यही बात है। फिर क्या बताए थे, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है, वो सेक्शन 7 है। देखिए याद रखना बहुत ईजी है। मिनिमम ये जो रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट होगा फॉर्मेशन सेक्शन 3 से, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, वो सेक्शन 7 में लिखे होंगे। नॉन प्रॉफिट कंपनी 8 याद रखो, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन 9 याद रखो। तो इसको हम लिख दिए 3 7 8 9, तो ईजी है। 7 8 9 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 8 में है, वो कैसे रजिस्टर होंगे, और रजिस्ट्रेशन होने से इफेक्ट क्या होता है, दैट मीन्स विच आर द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर रजिस्टरिंग ए कंपनी, वो 9 पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल पढ़ा नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम आपकी चैप्टर ओवरव्यू बता रहे हैं, चैप्टर ओवरव्यू बता रहे हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट, चैप्टर ओवरव्यू बता रहे हैं, दैट मीन्स कि हम आगे जाकर के पढ़ने वाले क्या है, वही बात। फिर आगे क्या हुआ, इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स होता है। तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल सबको चाहिए। तो मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या चीज़ है, वो सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, थोड़ा सा हल्का 12th में ये चीज़ लिखा हुआ है, जो पढ़े हो बिल्कुल पता है। तो ये सेक्शन 4 में लिखा हुआ, आर्टिकल सेक्शन 5 में लिखा हुआ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसे कहते हैं। फिर एक्ट इज सुपर, हमेशा ये तो याद रखो कि एक्ट जो है, आपकी जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आपकी जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, इस डॉक्यूमेंट्स में आपकी कंपनी कैसे चलेगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। ध्यान से सुनो, हम क्या बता रहे हैं, आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसमें लिखा होता है कि हाउ योर कंपनी विल बी गवर्न, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन आपकी कंपनी की होगा, वो चीज लिखे हुए हैं। लेकिन एक्ट की ऊपर आप नहीं जा सकते हो, एक्ट की ऊपर आप सरपास नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या है ना, कंपनीज एक्ट 2013, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 में सपोज लिखा हुआ है एक चीज कि आपको 1 लाख जुर्माना लगेगा अगर आप ये गलत काम करते हो। तो आप अपने कंपनी की आर्टिकल्स में ये नहीं लिख सकते हो कि पर्टिकुलर गलत काम के लिए आपको 50,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। समझ में आई बात, दैट मीन्स की रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन इससे सुपेरियर क्या है, कंपनीज एक्ट। समझ में आई बात। तो जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपकी डॉक्यूमेंट एक बात कर रहा है, दूसरी हाथ में कंपनीज एक्ट एक तो बात कर रहा है, तो सरकार किसकी सुनेगी, अदालत किसका सुनेगा ना, कंपनीज एक्ट की सुनेगी। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। आगे देखो, होप यू अंडरस्टैंड। ये सेक्शन 6 में लिखा हुआ, सेक्शन 13 में लिखा हुआ कि अगर मेमोरेंडम आप चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज करोगे, अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। अब सेक्शन 14 में ये लिखा हुआ है कि आप आर्टिकल्स कैसे चेंज करोगे, बहुत ईजी है ये सेक्शन, याद रखना, हम दिखा देंगे आपको। फिर आगे बात है, लिखा है अपडेट अगर करना होगा, एमओए एओए, अपडेशन ऑफ द चेंजेस टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी, ये लिखा हुआ। देन आपको अभी मेमोरेंडम ऑफ एंड आर्टिकल्स की बात करनी, अगर कुछ अपडेट करना है, देन गिव कॉपी ऑफ एमओए टू द मेंबर्स, मेंबर्स को देना पड़ेगा, सेक्शन 17 में लिखा हुआ। अगर इसको लिखना चाहोगे वो भी ईजी है, ये सेक्शन 4 है, 5 है, 6, फिर ये 13 14 15, ये 17, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो इस तरह की ये जो चीज़ को आपको स्क्रीनशॉट करने से फायदा ये होता है, हर एक चीज़, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। डॉक्यूमेंट्स विल ऑल्सो बी शेयर्ड, अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। तो इसको स्क्रीनशॉट करने से आपको फायदा ये है कि आप सेक्शन के साथ इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में सर्विस, ऑथेंटिकेशन, एग्जीक्यूशन, इसके लिए भी रूल्स है। अदर प्रोविजन सर जो रहे, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, आपकी कॉमर्स और बिजनेस होना चाहिए, नाम अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो रेक्टिफाई करोगे, ऑल दीज थिंग्स, दैट्स मीन हम इस चैप्टर में ये सब देखने वाले हैं, अंडरस्टैंड। तो ऑल द टेक्निकल पॉइंट्स एंड द कॉमन पॉइंट्स बोथ विल बी कवर्ड हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, तो इंट्रोडक्शन टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनीज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज स्टार्ट। तो कैसे शुरू होता है कंपनी,
तो सबसे पहले कंपनी लॉ में उसकी पूरा एक्ट जो था अभी तक हम नहीं बताया और आगे तक बात कर रहे हैं, ये हो गया कंपनीज एक्ट 2013। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। इससे पहले हुआ करता था, ये बच्चे आप अमेंडमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है ना। हम जब पढ़ रहे थे कॉलेज तो हम पढ़ रहे थे कंपनीज एक्ट, यहाँ पे था शायद 1956। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो पूरा 1956 से जो एक्ट लिखा हुआ था वही घिसा पिटा एक्ट हम पढ़ रहे थे। हालांकि अमेंडमेंट होता रहता है, हमेशा अपडेट होता रहता है, अमेंडमेंट होता रहता है, यही बात है, ठीक है। चलिए, इंट्रोडक्शन टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज स्टार्ट। कंपनी का सबसे पहला तो आप ये 2 लाइन लर्न कर लोगे भाई, याद रखो, हम पहले से बता दे रहे हैं, बहुत काम का चीज है। कंपनी उसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, नंबर 1 पॉइंट। उसकी ये चलता ही जाएगा, परपेचुअल सक्सेशन होता है, बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ रखे हो। एक कंपनी की अपनी खुद की एक परिचय होता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंटिन्यूटी इसका बजाय रहता है, जहां तक कंपनी बंद नहीं होता है उसका कंटिन्यूटी माना जाता है। फॉर लॉफुल पर्पज, आके व्यापार आप कर सकते हो कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट को लेकर के, किसी को मारने मतलब काटने के लिए आप नहीं कर सकते हो। और डेवलपमेंट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज इक्वली सिग्निफिकेंस, हाँ इकोनॉमिक ये लिखा, जैसे कि ये कहा, ये जो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप होता गया, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, कंपनी जैक्ट, ये उतना ही जरूरी था जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए स्टीम इंजन आया। समझ में आई बात? क्या हुआ था वो जो 50वीं सदी में 1956 में आया था कि नहीं, याद है आप लोग को हिस्ट्री में? स्टीम इंजन जब आया था इंग्लैंड में, फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो वैसे ही एक एक थ्योरी डेवलप होते हुए आज थोड़ा ऑप्टिमम थ्योरी आया हुआ है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ। तो सबसे पहले देख लो, कंपनी जब भी बात होता है कंपनी शुरुआत की, 3 बात मेन है। कंपनी का खुद का अपना एक परिचय है, उसका नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी, पूरा डिस्कस करेंगे उसके ऊपर पे। दैट मीन्स कि कंपनी के जितने सारे मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे आप देख लो, कंपनी के जितने भी सारे मेंबर्स होते हैं, ये ऑल दीज आर द मेंबर्स। इनसे परे इसका एक खुद की अपना परिचय है, दैट मीन्स की आइडेंटिटी है। समझ में आई बात? तो मान लो एक कंपनी में 3 पर्सन है और ये कंपनी एक तो है, तो ये अगर मिला दोगे तो दिस इज 1 पर्सन प्लस 3 पर्सन इक्वल टू 4 पर्सन माना जाएंगे। समझ में आई बात? इससे आसान भाषा तो और कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो 3 पर्सन है कंपनी में, तो अब मान लो कंपनी खुद एक अलग पर्सन है, तो यहाँ पे बिल्कुल और एक पर्सन ये माना जाएगा, तो ये 4 पर्सन हो गए। क्यों इसको पर्सन माना जा रहा है? तो आप पढ़े होगे, अकाउंटिंग में भी ये चीज लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल्सो द पर्सन्स फ्रॉम द लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द लॉ पॉइंट ऑफ व्यू। आपकी नजरों के हिसाब से नहीं हो सकता है, लेकिन लॉ पॉइंट हिसाब से ये बिल्कुल एक पर्सन है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। जैसे एक ऑफिस है, जैसे इसका नाम है गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज राउरकेला, GSR, तो ये कॉलेज भी एक पर्सन है, इंसान की नजरों पे नहीं, कानून की नजरों पे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। दैट्स व्हाई ए कंपनी हैविंग ए सेपरेट किसके किससे सेपरेट है? अपने मेंबर से, जो मालिक चला रहे हैं उससे सेपरेट। लीगल मतलब कानूनी, एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन की परिचय। इन रियलिटी एंटिटी मीन्स बिजनेस और इसकी परिचय। तो एक कानूनी अपनी खुद की परिचय है विद परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब आसान भाषा में पहले बता दिए, उसके बाद हम उसकी टेक्निकल बात बता रहे हैं। फिर भी आपको नहीं समझ आएगा, बिल्कुल बाबू, कहीं ना कहीं अब प्रॉब्लम है। या तो आप लोग कहीं मतलब फालतू इधर गेम खेलते हुए देख रहे हो, नहीं तो मैगी खाते हुए देख रहे हो क्लास को, ठीक है। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? हमारा कंपनी जो है ये चलता ही जाएगा, कितना तक? दुम्स डे तक चलेगा। दुम्स डे समझते हो? ये आखिरी, जब इस दुनिया का जब आखिरी दिन आएगा, ये तब तक चलता रहेगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट, डूम्स डे तक। ऐसे लिखोगे नहीं, हम ऐसे समझा रहे हैं, समझ में आई बात? नहीं तो वो लिख दोगे धीरेन मास्टर बोला था। तो देखो, दैट मीन्स कि अगर जहां तक ना जरूरत है, ना जरूरत पड़ गया, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, उसकी परिभाषा ही होता है, अब खुद से लिख लो, अनलेस अदरवाइज। और ऐसे कह सकते हो, देयर इज नो नेसेसिटी नाइदर इंटेंडेड टू शट डाउन द बिजनेस और इट इज बीइंग लिक्विडेटेड बाय फोर्स। अगर बंद हो जा रहा है बलपूर्वक, या फिर हम बंद कर रहे हैं, या फिर कोई कानूनी वजह से बंद हो गया, वो उसको छोड़ करके, उस दिन को छोड़ करके
नॉर्मल डे के लिए ये बिल्कुल परपेचुअल सक्सेशन में चलेगा। परपेचुअल का मतलब होता है फॉर कंटिन्यूटी, सक्सेशन का मतलब होता है गो अहेड। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो कंटिन्यूसली हमारा कंपनी का जो लाइफ है अनलिमिटेड माना जाएगा और ये चलता ही जाएगा। अंडरस्टैंड। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी में जितने भी मेंबर्स हैं, अगर किसी का भी लाइफ लॉस होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, सीईओ, तो कंपनी के लाइफ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अगर सारे के सारे मेंबर भी मर जाएंगे फिर भी कंपनी बंद नहीं होगा। इसका सही मतलब वही होता है। जस्ट सिंगल मिनट। आगे देखिए, शुरुआती चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इतना चीज समझाएं। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हो, फॉर, यहाँ पे देखो, लॉफुल पर्पस। आप कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए आप नहीं कर सकते हो व्यापार। अंडरस्टैंड द पॉइंट। सपोज यूरानियम विस्फोटक बनाए, बॉम्ब बनाए, हथियार बनाए, आप ऐसा कंपनी नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज द थिंग। ऑर्डान्स फैक्ट्री तो है, जहाँ पे युद्धास्त्र बनाया जाता है वो सरकार का है, वो कर सकता है, दिस इज द थिंग। या फिर कोई भी अनलॉफुल पर्पज के लिए, जैसे कि वायलेशन करने के लिए, या फिर आप ऐसे भी मान लो कि वातावरण प्रदूषित करने के लिए, कोई भी ऐसा इलीगल एक्टिविटी के लिए आप कंपनी नहीं बना सकते हो। तीन चीज, लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लॉफुल पर्पज। उम्मीद है बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। उससे आगे तो अलग बात है। फिर देखो, जो पर्सन स्टार्ट करते हैं कंपनी को उनको प्रोमोटर्स कहा जाता है, जो पहले इनिशिएट लेते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट। ये कंपनी का किसी का ना किसी का दिमाग में तो कुछ आया होगा, उसके बाद इनिशिएट हो रहा है। तो सबसे पहले प्रोमोटर्स आते हैं। प्रोमोटर स्टेप लेते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कंपनी की। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज द थिंग। एक कंपनी की रजिस्ट्रेशन, पहले कंपनी बनेगा, उसकी शेयर की एडवर्टाइजमेंट होगा, उसके बाद ना बाबू बाकी मेंबर्स आएंगे, इक्विटी शेयर आएंगे। ध्यान से सोचो हम क्या बता रहे हैं। इक्विटी शेयर तब आएंगे जब कंपनी ऑलरेडी फॉर्म हो करके, रजिस्टर हो करके पूरा शुरू हो जाएगा, तब इक्विटी शेयर आएंगे। अब सवाल यही है, उससे पहले कोई ना कोई तो था, है कि नहीं? उससे पहले कोई ना कोई तो था जो कि कंपनी को शुरू किया था। समझ में आई बात? इसीलिए वो पहले पर्सन, तीन चार जो थे पहला लोग, उनको कहा जाता है प्रोमोटर्स। अंडरस्टैंड। तो वो क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस बनाते हैं कंपनी की, जो मतलब पूरा फाइल होता है। जैसे आप कॉलेज वेबसाइट में जो इस बार एडमिशन के लिए जब वेबसाइट में गए, उसमें सारे के सारे डिटेल लिखा हुआ था, वो चीज़ एक कॉलेज की प्रोस्पेक्टस होता है या फिर एडमिशन की प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस बनाएंगे, वो एडवर्टाइजमेंट देंगे, वो पब्लिश करेंगे शेयर बेचेजारे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और वही कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखेंगे। अंडरस्टैंड द, कंपनी का जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी प्रोफाइल, फॉर द टाइम बिंग प्रोफाइल समझ लो आप लोग। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, जहाँ पे कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपनी का मेंबर्स वगैरह कौन होंगे, होल टाइम डायरेक्टर वगैरह लिखा हुआ होता है। तो मेन थिंग वही बात, कंपनी का बिजनेस का ऑब्जेक्ट ये लिखा होता है। आगे बिल्कुल हम जाकर के डिटेल डिस्कस करेंगे, जो कि मेमोरेंडम लिखेंगे, जो कि कानून लिखेंगे कंपनी की, और कंपनी को शुरू करने की बात करेंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। एंड वो ही लोग जो रजिस्ट्रेशन की हेल्प करेंगे, असिस्टिंग इन द रजिस्ट्रेशन लिखा, इन रियलिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, ये सब करेंगे, लेकिन वो सहायता देंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। उन्हीं को प्रोमोटर्स कहा जाता है। यही बात है, प्रोमोटर्स की आगे और भी चर्चा होंगे। कंटिन्यू। तो ये कंपनी एक्ट 2013 में 269, याद रखना बहुत इजी है, 269। सुनिए, हर एक डेफिनेशन कहाँ पे होता है, सेक्शन 2 पे होता है। हर एक डेफिनेशन कहाँ से पे होता है, सेक्शन 2 पे होता है। तो सेक्शन 269 के तहत अगर हम चले तो प्रोमोटर्स किसे कहा जाता है? अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात। तो प्रोमोटर्स किसे कहा जाता है आप एक बार देख लो। जस्ट a single minute, some people are too late. नंबर वन पॉइंट, किसे कहेंगे प्रोमोटर्स? दैट मीन्स कि दो जो प्रोमोट ए कंपनी, शुरुआत से भी जो पहले थे, समझ रहे हो, इस शुरुआत, इस धरती की शुरुआती से भी जो पहले थे, उसको प्रोमोटर्स कहा जाता है। कंपनी की शुरुआती ऐसा नहीं, जिनका नाम सबसे पहले प्रोस्पेक्टस में आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रोस्पेक्टस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट विच इज पब्लिश्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द कंपनी। इतना समझ लो, प्रोस्पेक्टस की लीगल भाषा आगे बहुत बड़ा है। तो आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी एंड एनुअल रिटर्न में जो जिसका नाम लिखा जाता है, हर एक बार एनुअल रिटर्न होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट किया जाता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कौन है? जो कंपनी का जन्मदाता है।
एक ऑफिस है, ये भुवनेश्वर पे है, और लोकल ऑफिस है, और यहाँ पे चल जाओगे मुंबई पे है, दिल्ली पे है, अंडरस्टैंड। पहले ये मुंबई में हुआ करता था, तो इसका हेड ऑफिस वगैरह। तो ये देखो आरओसी जो है रजिस्टर ऑफ कंपनी लोकल ऑफिस में काम हो जाता है, यहाँ पे भुवनेश्वर चैप्टर में है। तो बात वही है कि हर एक साल जो डॉक्यूमेंट्स भेजा जाता है, जो मूल डॉक्यूमेंट्स है, इनमें जिनका नाम लिखा जाता है वो प्रोमोटर्स होता है। बिट ए यही कह रहा है सेक्शन 269। बिट बी क्या कह रहा है, अंडरस्टैंड क्या कह रहा है। लो भाषा देखने में सिंपल है लेकिन समझने में थोड़ा दिक्कत है। आगे देखो, जो कंट्रोल करते हैं सारे के सारे अफेयर्स, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, ध्यान से सुनो। तो जो कंट्रोल करते हैं सारे के सारे अफेयर्स कंपनी की, वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। उनका नाम शेयर होल्डर्स के हिसाब से जाना जाता हो, डायरेक्टर के हिसाब से जाना जाता हो, और अदरवाइज स्पेसिफाई कर दिया गया है, क्योंकि आप बहुत होशियार हो सकता है उनको शेयर होल्डर और डायरेक्टर ना कर करके और कुछ कहोगे। तो वो कह रहा है जो मूल व्यक्ति होंगे जिसका नाम मेमोरेंडम से लिखा हुआ, जो आइडेंटिफाई किया गया है कि ये प्रोमोटर्स हो करके, और इनके जो जेस्चर पोस्चर में कंपनी चलता है, इनका इंगित में कंपनी चलता है। ठीक है, आगे देखो, फिर जिनके एडवाइस में, जिनके डायरेक्शन में और इंस्ट्रक्शन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलता है, अंडरस्टैंड, इज अकस्टम्ड टू एक्ट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अकस्टम्ड टू एक्ट का मतलब यही होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक अभ्यासगत है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज हैबिचुएटेड टू डू एज पर द एडवाइस डायरेक्टर एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ दीज पीपल। तो प्रोमोटर्स को आप कैसे पहचानोगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये शुरुआती पर्सन है। ठीक है, फिर आगे देखो, हाउ एवर, जैसे बोर्ड ऑफ, जैसे कहेंगे बिरला कंपनी, ठीक है ना, तो बिरला कंपनी जैसे कहेंगे, तो उनका जो टू बिरला ब्रदर्स जो थे, आदित्य बिरला एंड वगैरह, क्या थे दो भाई जो भी नाम है, वो हो गए प्रोमोटर्स। उसके बाद ना धीरे धीरे बिरला कंपनी में सब जुड़ गए, टाटा कंपनी थे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो उस टाइम पे जो थे शुरुआती से पूरा ए ले करके JRD टाटा जो स्टार्ट किए, वो लोग होते प्रोमोटर्स। फिर धीरे 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 जुड़ते गए लोग। फिर आगे देखो, तो एक पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर काम कर रहा है, उसको प्रोमोटर्स हम नहीं कहेंगे। जैसे मान लो एडवाइस कौन दे सकता है, सॉलिसिटर है जो कंसल्टेंट है, बैंकर भी एडवाइस दे सकता है फाइनेंशियल मैटर में, एक अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट दे सकता है, लॉयर, यहाँ पे लॉयर भी एडवाइस दे सकता है। लेकिन जो ओनर के हिसाब से एडवाइस कर रहा हो, जिसका पावर है, जिसका औकात है कंपनी के ऊपर, जिसका अधिकार है, उस सबको हम मान लेंगे क्या, उस सबको मान लेंगे हम प्रोमोटर्स। लेकिन ऐसे तो भाषण कोई भी लगा सकता है, अधिकार तो कोई भी जब्त कर सकता है, लॉयर भी हो सकता है, अकाउंटेंट भी हो सकता है, लेकिन उनको हम नहीं मानेंगे यहाँ पे प्रोमोटर्स। समझ में आई बात, क्योंकि वो अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। तो लॉ में कितना बारीकी से चीज लिखे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे हम स्ट्रेस दे करके बता रहे हैं शुरुआती चीज में, इससे आगे थोड़ा जल्दी बताएंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखो, तो यहाँ पे लिखा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी फॉर्मेशन में आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है ये, कंपनीज आर ब्रॉडली ऑफ बिलो टाइप्स। अगर मान लो ब्रॉडली, तो कंपनी यहाँ पे प्राइवेट कंपनी या तो पब्लिक कंपनी, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो प्राइवेट कंपनी में कुछ गिना चुना लोग को लेकर के, कम लोग को लेकर के प्राइवेट कंपनी होता है, और ये प्राइवेटली मतलब बिजनेस होते हैं, प्राइवेटली शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, ओपन मार्केट में इसका शेयर नहीं खरीदे बेचे जाते हैं। आप प्राइवेट प्लेस करोगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, शेयर मार्केट में आपकी शेयर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पब्लिक कंपनी जो है ये पब्लिकली डील होता है, दैट मीन्स कि एनी पर्सन ऑफ द इंडिया, एनी पर्सन ऑफ द इंडिया कैन ज्वाइन दिस कंपनी, अंडरस्टैंड द पॉइंट, बाय वाचिंग द एडवर्टाइजमेंट। कोई भी इसकी शेयर खरीद सकता है और कोई भी किसी को शेयर बेच सकता है, ओपन मार्केट में ये ट्रेड होता है। देखिए सबसे बड़ा पॉइंट तो हम यही बता दिए। मान लो ऐसा है, आप लोग खुद की एक झुंड बनाए हो और आप डिसाइड करो कि कौन आएगा कौन जाएगा, वो प्राइवेट कंपनी हो गया। और मान लो आप ऐसा स्कूल खोल के रखे हो जो कि कोई भी इंडिया की आकर के स्कूल में एडमिशन ले सकता है, वो पब्लिक कंपनी हो गया। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे क्या चीज़ है, यही बात है। यहाँ पे ओपन एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है प्राइवेट कंपनी में, यहाँ पे ओपन एडवर्टाइजमेंट होता है, आओ हमारे कंपनी को आप पैसा दे करके ज्वाइन करो, क्योंकि जब पैसा बढ़ेगा तब ना कंपनी बढ़ेगा। समझ में आई बात। इसीलिए सारे के सारे बड़ा कंपनी जितने भी आप सुने हो, जैसे कि टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा की कंपनी है टाटा मोटर्स लिमिटेड, अंडरस्टैंड द पॉइंट। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, TCS, जितना बड़े कंपनी, रिलायंस, रिलायंस की बहुत सारा कंपनी है, तो रिलायंस जियो डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड, बहुत सारे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत कंपनी है, टाटा इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत कंपनी। तो इन लोग का सारे के सारे कंपनी पब्लिक कंपनी होता है। क्यों?
क्योंकि पब्लिक से लोग से पैसा लेते हैं, ओपन इंडिया से पैसा यहाँ पे लिया जाता है, और यहाँ पे जो अंबानी भाई बैठे हैं वो लोग मौज करते हैं, मौज। वही बात देखो, तो प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी भी तो प्राइवेट कंपनी में आ गया ना। एक ही बंदा है या फिर गिने चुने यहाँ पे बंदे हैं, तो उसका मतलब वो प्राइवेट कंपनी हो गया। तो ये वन पर्सन कंपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर आता है। लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकता है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकता है, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो सकता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। यहाँ पे एम्फासिस दे करके हम थोड़ा समझाने की आपको बात करेंगे, छोटा सा बात बोलेंगे, आगे जा करके डिस्कस बड़ा होना है। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है आप जितने शेयर्स खरीदे हो इतने शेयर्स की पैसा तक आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब वही होता है। मान लो आप 10 रुपये करके शेयर खरीदे हो, 1000 नंबर्स ऑफ शेयर। ठीक है, 10 रुपये करके खरीदे हो 1000 नंबर्स ऑफ शेयर। तो अब यहाँ पे बात क्या निकल करके आता है, यहाँ पे बात क्या निकल करके आता है, आप 10 रुपया से अगर 8 रुपया करके पे किए हो तो 2 रुपया आपको देना ही पड़ेगा, वो भी कितना शेयर के ऊपर, 1000 शेयर के ऊपर। समझ में आई बात। जिस दिन आप दे दिए उस दिन आपका लाइबिलिटी खत्म। दिस इज लिमिटेड बाय शेयर्स। दैट मीन्स कि योर लाइबिलिटी लिमिटेड अप टू द शेयर अमाउंट, योर लाइबिलिटी लिमिटेड अप टू द शेयर अमाउंट। यहाँ पे देखो क्या लिखा, लिमिटेड बाय गारंटी। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। दैट मीन्स कि योर लाइबिलिटी लिमिटेड अप टू ए गारंटेड अमाउंट। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, एक गारंटेड अमाउंट तक। तो यहाँ पे शेयर सिस्टम नहीं होता है, लगभग मान लो यहाँ पे शेयर सिस्टम नहीं होता है, यहाँ पे गारंटेड सिस्टम होता है। उनको शेयर होल्डर भी नहीं कहते हैं, उनको गारंटर कहते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। यहाँ पे जो मेंबर है उनको गारंटर कहते हैं। मेंबर यहाँ पे भी है, ठीक है ना, लिमिटेड बाय गारंटी जो है यहाँ पे भी मेंबर ही है, लेकिन अप टू ए सर्टन गारंटेड एक्ट। दैट मीन्स मान लो गारंटर लिखे हुए होते हैं डायरेक्ट आर्टिकल्स में कितना करके पैसा दोगे, और ये पर्सन स्पेसिफिक भी हो सकता है। मान लो 1 लाख लिखा हुआ है, जो कंपनी में ज्वाइन करेगा हमारा आर्टिकल्स में लिखा हुआ है 1 लाख अमाउंट देगा। समझ में आई बात, 1 लाख अमाउंट देगा, ये चीज लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स कि 1 लाख अमाउंट तक आपकी लाइबिलिटी हो गया अगर ज्वाइन करते हो। तो आप 50,000 दिए हो, तो जिस दिन कंपनी वाइंड अप होना है, क्राइसिस हो गया, कंपनी का लाइबिलिटी बढ़ गया, तो बाकी 50,000 आपको देना पड़ जाएगा। जो टेक्निकल बात है उसकी अंदर बात है, जो प्रैक्टिकल बात है हम बता दे रहे हैं। समझ में आई बात। फिर से, ये जनरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। लिमिटेड बाय गारंटी जो होते हैं, इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। तो लिमिटेड बाय गारंटी जो होते हैं ज़्यादातर की ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनपीओ। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में फायदे होने की बहुत कम चांसेस है, नुकसान ही होता है। यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं है, फिर भी तो होता है ना, फिर भी होता है, सरप्लस होता है। तो यहाँ पे 1 लाख आपको देना पड़ जाएगा अगर आप मेंबर हो रहे हो तो, यही बात है। मतलब जितना भी उसका लाइबिलिटी फिक्स किया हो। तो ये शेयर तक की पैसा देना है आपको, तो लिमिटेड बाय शेयर्स। एक एक सर्टन अमाउंट तक पैसा देना है आपको, तो वो हो गया लिमिटेड बाय गारंटी। यहाँ पे लिखा हो अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कंपनी तो आज की डेट में मान लो है नहीं, मना किया जाता है, लॉ उसको मतलब एडमिट नहीं करता है। तो अनलिमिटेड कंपनी जो है, तो अनलिमिटेड कंपनी के बाद क्या हो गया, हम्म इसमें का प्रॉब्लम है ना, आपको जितना लाइबिलिटी कंपनी का रेस होता जाएगा वो आपको प्रोपोर्शनेटली कवर अप करना पड़ेगा आपकी होल्डिंग के हिसाब से। मान लो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, कोई 5 शेयर किसी के पास है, ये जितना पैसा देगा, अब 50 शेयर है तो आप ज़्यादा पैसा दोगे। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी अगर बाई चांस कभी है, कभी खरीदोगे नहीं इसमें, दैट मीन्स कि योर लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड अप टू व्हाट, अप टू द लॉस ऑफ द कंपनी, अप टू द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। आज मान लो कंपनी यहाँ पे डूब रहा, ठीक है, कंपनी यहाँ पे बंद होने को है, तो उस कंपनी बंद होने को है जितना लाइबिलिटी कंपनी अज्यूम कर चुका है आपको अनलिमिटेड देना पड़ेगा। ठीक है, ये विद कैपिटल विदाउट कैपिटल ये हो सकता है, जैसे हम बताए ना गारंटी, अब अप टू गारंटेड अमाउंट दे सकते हो।
नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बात यही आता है, यहाँ पे लिखा हुआ कंपनी पब्लिक, तो पब्लिक कंपनी बिल्कुल उसकी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट पूरा पब्लिकली होता है, दैट्स वाई इसका नाम पब्लिक कंपनी दे रखे हैं। तो ये पूरा पब्लिक कंपनी पब्लिकली एडवर्टाइज्ड होता है, इसलिए इसका नाम पब्लिक कंपनी दे रखा है। एनी पर्सन कैन ज्वाइन दिस कंपनी बाय वाचिंग एडवर्टाइजमेंट, और शेयर मार्केट से अब शेयर इसकी खरीद भी सकते हो, आईपीओ वगैरह भी ले सकते हो। तो पब्लिक कंपनी अगेन लिमिटेड बाई शेयर्स, अंडरस्टैंड, लिमिटेड बाई शेयर्स। आपकी लाइबिलिटी जो है एक शेयर अमाउंट तक लिमिट हो सकता है। आपकी लाइबिलिटी जो है अभी बताए एक गारंटी मतलब एक गारंटेड अमाउंट तक हो सकता है। जस्ट सिंगल मिनट, कॉल आ रहे हैं। हमें कॉल को निपटा दें, रुक जाओ। हियर आई एम बैट, कोई दुष्ट व्यक्ति कॉल कर रहा है तो हम उसको हटा दिए। तो आप आपकी जो सारे अमाउंट तक ही आप लिमिट रख सकते हो, आपके पैसा उतना ही देना पड़ेगा। लिमिटेड बाय गारंटी मतलब जैसे हम एग्जांपल दिए 2 लाख आपकी गारंटी, आप गारंटी ले रखे हो तो 2 लाख तक आपको पैसा देना पड़ेगा। और अनलिमिटेड है तो परमिशन नहीं मिलता है। मार करके आज देख दो, कुछ 10 कंपनियां थे इंडिया में, कुछ 20 कंपनियां थे अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ, परमिशन नहीं मिलता है। हालांकि उन लोग बना के रखे हैं गवर्नमेंट से परमिशन ले करके, ठीक है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने से क्या प्रॉब्लम होगा आपकी, कि आपको कंपनी का जितना भी लाइबिलिटी मतलब कंपनी में हो रहा है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, उसके लिए आप पर्सनली लायबल हो। आप ये नहीं कह सकते हो अपने शेयर के अमाउंट तक पैसा देंगे या फिर 1 लाख या 2 लाख तक पैसा देंगे। अनलिमिटेड आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जायदाद सब कुछ बेच दोगे, लेकिन कंपनी के पैसा आपको देना ही पड़ेगा। खुद बेच जाओगे, दिवालिया हो जाओगे, फिर भी आपको कंपनी का पैसा देना होगा। तो इस तरह की कुछ कंपनियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए तुरंत देखो, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 3 चल रहा है, क्या तक बात हुआ अभी तक। तो ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 3 के टेक्निकल पॉइंट्स तक हम आ चुके हैं यहाँ पे, अंडरस्टैंड। तो देख लो आगे सेक्शन 3 के तहत ये बात हो गया। चलिए, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व किए, अंडरस्टैंड, कि कंपनी दैट कंप्राइजेस कुड बी विद लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, और बाई शेयर्स और गारंटी, और विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और दोनों 1 एंड 2, ठीक है। तो याद रखो, तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड बाई शेयर्स और लिमिटेड बाई गारंटी हो सकते हैं, और विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, यही बात है। दिस इज द थिंग। आगे नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। आप अगर कुछ कंपनी है तो उसमें जैसे लिखा हुआ देखोगे आप, टाटा मोटर्स जो ट्रक बेचता है, टाटा मोटर्स लिमिटेड, दिस इज बाउंड, दैट मीन्स कि या तो लिमिटेड होगा या तो प्राइवेट लिमिटेड होगा, ठीक है ना। जियो सर्विसेज का कंपनी अभी तक प्राइवेट लिमिटेड था जहां तक हमें पता है। तो जियो डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक तो है, ठीक है ना। जियो की भी अलग अलग कंपनी है। तो जियो डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बड़ा कंपनी है, लेकिन फिर भी प्राइवेट रखा गया, क्यों रखा गया हमको नहीं पता। तो देखो ये भी कुछ था प्राइवेट। सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हाँ याद रखो, सैमसंग इतना बड़ा कंपनी है फिर भी सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। तो ये प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। दैट मीन्स कि एक कंपनी के जो पीछे टेल में ये लिमिटेड रहेगा, नहीं तो प्राइवेट लिमिटेड शब्द रहेगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड शब्द की प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेक्शन 137 में लिखा जाए, ठीक है। आगे देखो, और सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या कहता है, ठीक है ना। बेसिक रिक्वायरमेंट आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी में जो है वो आपको फुलफिल करना पड़ेंगे। पब्लिक कंपनी है तो विद और विदाउट लिमिटेड लाइबिलिटी, तो आपको 7 पर्सन चाहिए। तो स्टार्ट होगा अभी फॉर्मेशन कंपनी की बेसिक कंडीशंस क्या है।
तो पब्लिक कंपनी हिसाब से अगर फॉर्म कर रहे हो, यहाँ पे देख लो आप रेफरेंस, पब्लिक कंपनी से हिसाब से फॉर्म कर, तो 7 मेंबर ये सबसे पहले रिक्वायरमेंट है जो पढ़ रखे हो 11-12 से, 7 मेंबर और उससे ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, मिनिमम शेयर होल्डर्स और मिनिमम सब्सक्राइबर कह सकते हो। कंपनी कर सकते हो वही भी एक लॉफुल पर्पज के लिए, बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू द मेमोरेंडम। सब्सक्राइबिंग बाय देयर नेम टू द मेमोरेंडम का मतलब होता है मेमोरेंडम इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, दिस इज द कंपनी प्रोफाइल, इसमें आपकी सारे के सारे नेम्स लिखे जाएंगे, दैट्स वाई उनको कहा जाता है कि सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम। ठीक है, फिर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, दैट मीन्स कि सिर्फ 7 मेंबर होने से नहीं होगा, ध्यान से सुनते जाओ। आप पब्लिक कंपनी बनाने के लिए लॉ जो लिखा हुआ है एक बार देख लो, लॉ देख लो। लॉ अलग चीज होता है, बिजनेस स्टडीज अलग चीज होता है। बिजनेस स्टडीज में सिर्फ ये सीधा सीधा बताया गया था कि ऐसे कंपनी होते हैं, ऐसे कंपनी होते हैं, ऐसे कंपनी होते हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे लॉ में एग्जैक्ट क्या लिखे जा रहे हैं, लॉ के वर्डिंग्स को इसको इंटरप्रेट किया गया है, दिस इज नॉट द बेयर एक्ट। मतलब एग्जैक्ट कंपनी एक्ट की जो किताब में जो लिखा हुआ है वो डायरेक्ट नहीं है, उसको भी इंटरप्रेट करके लेकिन लॉ के ढांचे पे लिखे गए हैं। समझ में आई बात? हम जहाँ पे चाहिए होगा मॉडिफाई भी किए हैं। तो मिनिमम 7 पर्सन हैं, दैट डजंट मीन कि आपको कंपनी बना दोगे, उसका मतलब है नहीं है कि आप कंपनी बना दोगे। आपको 7 पर्सन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दैट मीन्स कि आप कंपनी में माल बेचोगे या फिर जो ट्रांसपोर्ट करोगे वगैरह, ये सब के लिए आप कर सकते हो, कोई भी लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए आप काम कर सकते हो। तो आपकी नाम मेमोरेंडम में लिखा जाएगा, लेकिन फिर भी आप कंपनी नहीं बना सकते हो जब तक आप कंप्लाई नहीं करते हो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट। कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो भी करना पड़ेगा। तो ये 4 चीजें होंगी, अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज द थिंग। अब मान लो आप बाकी सब ठीक रहा, लेकिन आप कंपनी की लॉ के हिसाब से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हो, हम आप कह रहे हो कि हम तो लॉफुल काम कर रहे हैं, हम ये फलाना कर रहे हैं, लेकिन आप कंपनी लॉ के प्रोसीजर में जाओगे तब ना। तो वही बात एग्जैक्टली इन सेम वे 2 और मोर पर्सन कैन फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी, वही सेम हिसाब से जो मतलब लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मेमोरेंडम में आपकी नाम लिखा होना चाहिए, और कंपनी एक्ट की रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से आप काम करोगे। फिर आगे लिखा हुआ इन द सेम वे 2 और मोर पर्सन कैन फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी एंड एक पर्सन चाहिए 1 पर्सन कंपनी के लिए। ठीक है, इस टेबल की रेफरेंस दे रहे हैं। तो इजी है, पब्लिक कंपनी के लिए यहाँ पे 7 पर्सन चाहिए, 1 पर्सन कंपनी के लिए 1 पर्सन चाहिए, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 पर्सन चाहिए, उससे ज़्यादा आप हो सकते हैं। अनलिमिटेड ये हो जाएगा, पब्लिक कंपनी तो अनलिमिटेड हो जाएगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। चलिए आगे बिल्कुल देखें कितना क्या अमेंडमेंट अगर आया है तो यहाँ पे ठीक है लिखा हुआ, लेकिन 1 पर्सन कंपनी में क्या है, आप ये चीज, तो ये एक पर्सन भी एक कंपनी होता है, जिसको नहीं पता है अभी सुन लो, OPC 1 पर्सन कंपनी, एक पर्सन एक कंपनी बना सकता है, वही मैनेजिंग डायरेक्टर है, वही CEO है, वही कंपनी का जो मालिक भी है और खुद मैनेजर है। सब मैनेजर रख सकते हो, मैनेजरियल पर्सन, ऑफिस स्टाफ, आप सब कुछ रख सकते हो, लेकिन जो ओनर जो हो वो सिंगल ओनर है। ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा, अगर ये गुजर जाएगा तो, इसकी डेथ हो जाएगा तो, इसलिए 1 पर्सन कंपनी है जो वो पहले से नाम स्पेसिफाई करोगे किसको नॉमिनी बनाना चाहते हो, वो मेमोरेंडम में ही लिखा जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो लिखा हुआ है, उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही आपका नाम लिखा जाएगा कि यहाँ पे कौन नॉमिनी होना चाहता है, अंडरस्टैंड द पॉइंट, नॉमिनी कौन बनना चाहता है। तो उसकी नाम उसकी जगह पे जब डेथ हो जाएगा तो ये नॉमिनी को बिजनेस दे दिया जाएगा, और आपकी कुछ इनकेपेसिटी आता है बिजनेस में, मतलब आप हैंडीकैप वगैरह बन गए तो दीजिए। तो शुरुआत जब 1 पर्सन कंपनी होता है, एक ही पर्सन है, कब गुजर जाएगा पता नहीं, किसी दुनिया का कोई सियोरिटी नहीं, गारंटी नहीं। वैसे भी तो कोविड का सिचुएशन चल रहा है, सब कोई देख रहे हो, समझ। तो बात वही है कि किसी एक पर्सन को नॉमिनी बना दिया जाएगा। तो उस नॉमिनी का मतलब ये होता है अगर ये ना रहा तो कौन संभालेगा, दिस इज व्हाट कॉल्ड नॉमिनी। अब तो फेसबुक में भी नॉमिनी आ गया, पता है उस दिन हम देख रहे थे, फेसबुक में भी नॉमिनी है, वहां पे पूछता है अगर आप गुजर जाओ तो कौन अकाउंटिंग संभालेगा आपका, ई भाई सिचुएशन, इसको भी संभालना पड़ता है। तो नॉमिनी को ये चेंज हो सकता है इसका प्रोसेस के अकॉर्डिंग हिसाब से, बट दिस नॉट अट्रैक्ट द प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन मेमोरेंडम। तो नॉमिनी के बाद में नाम चेंज हो सकता है और इसको मेमोरेंडम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी कंपनी का जो मेन डॉक्यूमेंट है कंपनी प्रोफाइल है, जहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट वगैरह रजिस्टर्ड ऑफिस ये सब कुछ लिखे जाते हैं। मेमोरेंडम डिटेल में अगर डिस्कशन होंगे तो कंपनी का जो मेन डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन,
यहाँ पे ऑल्टर करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फिर लिखा हुआ क्या चीज़ देखो, ए कंपनी में फंड फॉर लॉफुल पर्पज, वही चीज़ लिखा हुआ 7 और मोर पर्सन चाहिए एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए, 2 और मोर पर्सन चाहिए प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए, 1 पर्सन चाहिए 1 पर्सन कंपनी बनाने के लिए। उनका नाम जो है मेमोरेंडम में लिखा जाएगा। ये फिर इंटरप्रिटेशन था, ये इंटरप्रिटेशन था। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। इन रेस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन करने के लिए जितना यहाँ पे 1 पर्सन मिनिमम 2 पर्सन मिनिमम 1 पर्सन 7 पर्सन जो भी है मेमोरेंडम में उनका नाम लिखा जाता है। इसी को कहा जाता है सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम। अंडरस्टैंड द पॉइंट, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, दिस इज द थिंग। तो ये चीज़ क्या दिखा गया, 1 पर्सन कंपनी हो सकता है, नया थियरी आया हुआ है 5-6 साल हो गए। 1 पर्सन कंपनी हो सकता है एक ही बंदा, यहाँ पे 2 पर्सन में प्राइवेट कंपनी बना सकते हो, उससे ज़्यादा 200 दैट इज रेज टू 500 था ऐसा कुछ। आप लाटेस्ट अमेंडमेंट हम देख लेंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात। अदरवाइज रेज टू 200 था ही उसे, 200 टू 500 नहीं 250 था, का बता रहे। आगे देखो नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी 7 और मोर पर्सन्स, यही बात। एवरीथिंग सब्जेक्ट टू चेंज, यू कैन नॉट से एनीथिंग। तो पब्लिक कंपनी क्या हुआ, 7 और मोर पर्सन्स आर द मिनिमम रिक्वायर्ड पर्सन्स। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, मिनिमम रिक्वायर्ड पर्सन्स। लेकिन उससे ज़्यादा आप ले सकते हो, अनलिमिटेड तक चलेगा, लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं हो सकता, ये अनलिमिटेड नहीं हो सकता। दिस इज द थिंग फॉर द पब्लिक कंपनी। अंडरस्टैंड, जो आप सुने हो पढ़े हो दैट इज अप टू द अमेंडमेंट ऐसा मत सोचो। बुक में जो दिया हुआ है दैट इज अप टू डेट नहीं है। यहाँ पे हम जो थियरी लिख रखे हैं, जो थियरी हम दे रहे दैट इज अप टू डेट अप टू 2021। दिस इज द थिंग बिकॉज आई एम फॉलोइंग द प्रोफेशनल बुक। चलिए, तो कंपनी फॉर्मेशन का आगे बात हुआ। 1 पर्सन कंपनी के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि ये नया कंपनी था, तो क्या लिखे है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। तो 1 पर्सन कंपनी का जो भी मेमोरेंडम रहेगा उसमें इंडिकेट फिर से करोगे वो कौन सा पर्सन है जिसको नॉमिनी कहते हैं, उसका प्रायर कंसेंट लिया जाएगा। दैट मीन्स कि उससे एक लिखित कंसेंट लिया जाएगा कि अब प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, जो कि उस लॉ के हिसाब से एक फॉर्म है, उस फॉर्म में लिख करके पहले से उसका कंसेंट लेकर के हम रखेंगे। अगर ये जो 1 पर्सन कंपनी अभी स्टार्ट कर रहा है, अगर वो इनका डेथ हो जाता है और फिर इनका इनकैपेसिटी आ जाता है तो आपको मेंबर बनना पड़ेगा। ये हर रिटेन में लिख करके हम पहले से लेंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। क्यों, अगर कहोगे ठीक है ना वो मर जाता है अपना बिजनेस है बंद हो जाए तो क्या समस्या होता है, नहीं, आप खुद की बिजनेस भी बंद नहीं कर सकते हो। क्यों, यहाँ पे बहुत क्रेडिटर्स हैं, समझ रहे हो। एक बड़ा करोड़ों का कंपनी अगर चल रहा है तो बहुत सारा क्रेडिटर्स हैं, समझ रहे हो कि नहीं। बैंक आपको लोन दे रखा है और ये पब्लिक का पैसा है। बैंक कह लो, क्रेडिटर से, लेंडर से, ये आपका पब्लिक का पैसा है। आप ऐसे यूं खा के मर नहीं सकते हो, समझ रहे हो। तो मरना भी मना है, याद रखो। तो दैट मीन्स कि आप ऐसा मत सोचो अपना कंपनी है अपना मर्जी अपना ही फेंक दे, नहीं कर सकते हो। कोई भी कंपनी खुद के मर्जी से कंपनी बंद भी नहीं कर सकता है। लॉ को लिखना पड़ेगा, ठीक है, कोर्ट को लिखना पड़ेगा। तो वही बात है, अगर आपकी कंपनी में कुछ मतलब प्रॉब्लम होता है, इनकैपेसिटी अब क्या होता है, डेथ या फिर कौन संभालेगा उसका नाम लिखना पड़ेगा, रिटिन कंसेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वही बात लिखा, और वो रिटिन कंसेंट आप फाइल करोगे रजिस्ट्रार के साथ, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कि कंपनी का रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे आप लोग सुने हो कि नहीं, आरबीआई। आरबीआई क्या होता है, जो बैंकर्स की बैंक है, जो बैंक को जन्म देता है, जन्मदाता है, जो लाइसेंस इशू करता है, और बैंक की सारे के सारे एफआईआर्स को आरबीआई संभालता है। वैसे ही कंपनी की सारे के सारे एफआईआर्स को आरओसी संभालता है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। तो आपकी नॉमिनी कौन रहा वो आप आरओसी को बताओगे, ठीक है। फिर आगे रहा, फाइल टू द रजिस्टर ऑफ टाइम इन 1 पर्सन कंपनी विद द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। चलिए, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में आपका साइन होना चाहिए। हाउएवर ये कंपनी विड्रॉ कर सकता है उसका कंसेंट जो भी लॉ के हिसाब से लिखा हुआ है। तो जो नॉमिनी रहा वो नॉमिनी अपना कॉन्सेंट भी विड्रॉ कर सकता है। अगर उसका अनविलिंगनेस है कि इसका कंपनी बहुत ख़राब है हम हट जाए तो कर सकते हो विड्रॉ, समझ में आई बात। लेकिन फिर से यहाँ से आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताना पड़ेगा। 1 पर्सन कंपनी में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ द नॉमिनी, चेंज कर सकते हो, लेकिन जो लॉ के हिसाब से लिखा हुआ है और आरओसी को बताओगे, यही चीज़ लिखा। अगेन और क्या बात है, मजेदार चीज़ है, 1 पर्सन कंपनी पहले से नहीं था, एक ही पर्सन है उस बंदा इस कंपनी में, इसीलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लिखा हुआ है।
तो ये ड्यूटी होता है जो 1% कंपनी का, जो अभी करंट जो मेंबर है उसमें एक ही मेंबर रहेगा 1% कंपनी में। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? जस्ट सिंगल मिनट। तो ये ड्यूटी होता है जो मेंबर, एग्जिस्टिंग मेंबर है 1% कंपनी का, अगर आप चेंज करना चाहते हो नेम, जो पर्सन नॉमिनेटेड है, तो आप वो जो मेमोरेंडम में इंडिकेटेड है, सबसे पहले जो कंपनी स्टार्ट हुआ था मेमोरेंडम में इंडिकेटेड हुआ था जो नाम, उसी नाम को अगर चेंज करना चाहते हो तो कोई किसी भी टाइम में कर सकते हो, लॉ के हिसाब से जैसे लिखा हुआ है उस हिसाब से। और ये आरओसी को बताओगे जो हम पहले से बता चुके हैं। देखिए लॉ 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट होगा, 3 बार 2 बार 4 बार रिपीट होगा। क्यों? दैट विल बी गस्ट इनटू योर माइंड, दैट विल बी मिक्स्ड इन योर ब्लड। समझ में आई बात? 2 3 4 बार 4 बार हम बताएंगे एक चीज को तो आपको दिमाग में रह जाएगा, फिर आपको उसको देख ही सकते हो, पढ़ ही सकते हो। अंडरस्टैंड पॉइंट? आगे देखो, कोई भी अगर चेंज होता है पर्सन शाल नॉट बी डीम टू द अल्टरेशन ऑफ द, लेकिन मेमोरेंडम का चेंज हुआ, ये शाल नॉट बी डीम टू द अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम, मतलब नाम चेंज होने से मेमोरेंडम चेंज करने का कोई जरूरत नहीं, माना भी नहीं जाएगा। टेक्निकल बात है, आगे पढ़ेंगे। चलिए फिर कंपनी जो भी सेक्शन सबसेक्शन 1, दैट मीन्स कि सेक्शन 3(1), क्योंकि सबसे पहले फॉर्मेशन है इसीलिए तो फॉर्मेशन पहले बताए, टाइप्स ऑफ कंपनी वगैरह वो बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकता है, ऑलरेडी बताए, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकता है और अनलिमिटेड हो सकता है। यही बात है, तीनों ही समझाए, शेयर तक, कोई एक गारंटी अमाउंट तक, या तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकता है। ये तीनों और टाइप्स तो आज सच रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। मेंबर सेवरली लाइबल इन सर्टन केसेस, क्या लिखा हुआ है? इफ एनी टाइम नंबर ऑफ मेंबर्स, हम बताए, ये वाला डायग्राम देख लो आप एक बार। पब्लिक कंपनी 7 मेंबर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होने चाहिए, 1% कंपनी में 1 मेंबर होना चाहिए। अब बात आता है अगर नहीं होंगे तो, मतलब किसी भी टाइम पे किसी का डेथ हो गया या फिर किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर कोई छोड़ दिया, तो वो लिख रहा है अगर कोई भी टाइम पे कंपनी का मेंबर रिड्यूस होते हैं, अगर पब्लिक कंपनी के क्षेत्र में कितना होना चाहिए? 7, अगर उससे कम होते हैं, प्राइवेट कंपनी के क्षेत्र में कितना होना चाहिए? 2, अगर उससे कम होते हैं। समझ में आई बात? और 1% कंपनी तो एक से नीचे कभी हो ही नहीं सकता। तो कंपनी फिर भी आप बिजनेस कर रहे हो मोर देन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर आपको मेंबर ऐड करने चाहिए थे। मेंबर कम नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं उसको भी बताएंगे। क्यों? क्योंकि कम मेंबर होने से एक कंपनी चल रहा है, इस कंपनी को बहुत जन लोन्स दिए हैं और इस कंपनी का लाइबिलिटी बहुत है। ध्यान से सुनो, क्यों इसमें कंपनी एक्ट बनाया गया और कंपनी एक्ट क्यों, कंपनी एक्ट यहाँ पे क्यों 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 दखल अंदाज करती है, क्यों करता है भाई? एक बार सुन लो, एक बार सुन लिया करो, एक बार सुन लिया करो। क्योंकि कंपनी के पास बहुत लाइबिलिटी होता है और ये लाइबिलिटी अगर कंपनी पे ऑफ नहीं करेगा तो ये पब्लिक का पैसा होता है। इसीलिए गवर्नमेंट लॉ बना के रखा है कि हमेशा जो कंपनी होता है वो लोगों को ठग ना दे, वो चीट ना करे। इसलिए कंपनी लॉ लोगों की पैसा और पब्लिक की पैसा, गवर्नमेंट की पैसा को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी एक्ट बनाया है। अब समझ में आ रहा है कंपनी एक्ट क्यों दखल अंदाज कर रहे हैं? आप कहोगे अपना बिजनेस हमारा कंपनी हम जो करे, कहा जा रहा है गवर्नमेंट का काय लॉ बनाया गया है। भाई ऐसा नहीं हो सकता, समझ में आई बात? आप ऐसा नहीं कह सकते हो। तो अगर फिर भी 6 महीने से ज़्यादा आपका कंपनी चल रहा है जहाँ पे कि आपको नहीं चलना था, तो यहाँ पे समस्या है। तो देख लो, लिखा फिर भी बिजनेस 6 महीने से ज़्यादा चल रहा है, अगर मेंबर कम हो गए तो हर एक पर्सन जो मेंबर थे कंपनी में जिस टाइम बिजनेस हो रहा था वो लास्ट 6 महीने से, मान लो यहाँ पे दिस इज द लास्ट 6 मंथ, अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज द लास्ट 6 मंथ और ये आज के डेट में विचार हो रहा है इसका, ठीक है। तो लास्ट 6 महीना में जो भी पर्सनस थे, बिजनेस कैरी आउट हो रहा था कम रिड्यूस्ड पीपल में यहाँ पे बिजनेस हो रहा था, तो आपको क्या कहा जाएगा? आवर किया जा रहा है फैक्ट दैट कैरिंग ऑन द बिजनेस विद लेस देन 7 मेंबर 2 मेंबर्स आज द केस में भी शाल बी सेवरली लाइबल, आप लाइबल हो गए वो भी सेवरली फॉर द पेमेंट ऑफ होल डेप्ट्स ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम आफ्टर 6 मंथ एंड मे बी सेवरली सूड देयर आफ्टर। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो बात?
6 साल बीत गया, 6 महीने बीत गए, आपकी रिड्यूस हो गए थे। मान लो पब्लिक कंपनी है, 7 रहना चाहिए, और जस्ट ए सिंगल मिनट, आई एम चेकिंग द अनदर मटेरियल। तो यहाँ पे पब्लिक कंपनी में 7 से नीचे हो गई, या फिर प्राइवेट कंपनी में 2 से नीचे हो गए। अगर मेंबर तो अगर मेंबर देन जितने भी लाइबिलिटी 6 महीने में इनकर होंगे ना, ये सारे के सारे लाइबिलिटी अगर पे ऑफ करना अभी पड़ रहा है ना, देन जो जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो पे ऑफ करोगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो जो भी, दैट मीन्स इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू मस्ट अपॉइंट द मेंबर्स टू फुलफिल 7 और 2 मेंबर्स। समझ में आई बात? ये टेक्निकल बात किसी को पता था? वही तो बात है, टेक्निकल बात हम बता देंगे यहाँ पे, प्रैक्टिकल बताते हैं, लॉ की प्रोफेशनल बात बताते हैं। फिर आप क्या आ गया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 7, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये बात हो गया अभी यहाँ तक, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन की बात है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 7 के तहत यहाँ पे क्या लिखे जाने, प्रोवाइड द प्रोसीजर टू फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी और सेटअप ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन 7। अच्छा, ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखा जाएगा। टाइम को वॉच करते हुए, कोई समस्या नहीं, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, मिनिमम 2 आवर्स हम क्लास करते हैं, आज कम क्लास कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा बात है। कंपनी शुरू हुआ है, शुरू होगा अभी, इनकॉर्पोरेशन कंपनी, कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, स्टार्ट नहीं होता है, इनकॉर्पोरेट होता है। तो कोई एक चीज कानूनी तहत पे अपना अगर रूल्स रेगुलेशन के साथ स्टार्ट होगा तो उसको इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। एक गाड़ी मोटर बाइक जो होता है वो स्टार्ट होता है, बुडुर करके स्टार्ट होता है, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन एक कंपनी स्टार्ट नहीं होता है, क्या उसका किक लगाओगे या सेल्फ स्टार्ट मारोगे तो स्टार्ट होगा? ये अपनी बाइलों के हिसाब से, अपनी एक्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से स्थापित होता है, एस्टेब्लिश होता है, इसलिए इसको इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। इसलिए तो अमेरिकी कंपनी के पीछे आईएनसी लगे हुए होते हैं, कभी देखे हो? आज ही मार लो, व्हाट्सअप कंपनी देखोगे, जो रूल्स रेगुलेशन उसके नीचे लिखा होगा व्हाट्सअप कॉमा आईएनसी। कभी देखो फेसबुक, यहाँ पे जो मार लोगे तो फेसबुक यहाँ पे कॉमा आईएनसी लिखा होगा। इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेशन, समझ में आई बात? व्हाट्सअप इनकॉर्पोरेशन, फेसबुक इनकॉर्पोरेशन, उनका कंपनी को इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है और इनकॉर्पोरेटेड कहा जाता है। समझ में आई बात? तो अमेरिकी कंपनी थोड़ा डेवलप्ड है। चलिए, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 7, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी 7 के हिसाब से चलता है, जहाँ पे ये जो फॉलोइंग प्रोसीड्योर लिखे हुए हैं, क्या फॉलोइंग प्रोसीड्योर देख लो। सबसे बढ़िया चीज, अभी स्क्रीनशॉट लगा लो इस चीज को, अंडरस्टैंड द पॉइंट, स्क्रीनशॉट लगा लो। यही बात है, अभी तो नहीं बता सकते कि बाद में अवेलेबल होगा नहीं होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन माई सिस्टम। तो बात वही है, अभी हो रहा, तो अभी एक चीज मिस मत करो, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन, अगर ये लिख दोगे आप एग्जाम में तो बढ़िया मार्क मिल जाएगा। समझ में आई बात? इनकॉर्पोरेशन का स्टेप्स क्या? पहले तो रिजर्वेशन ऑफ नेम बाय फिलिंग ई एप्लीकेशन, जैसे बताए, आप जैसे जीमेल बनाओगे, जो भी जीमेल अकाउंट बनाए हो, तो आपको देखोगे गूगल अकाउंट जो बनाते हो आपको जीमेल आईडी चाहिए, तो ये जीमेल आईडी आपका यूनिक होना चाहिए, याद, अभी याद आया आपको, यूनिक होना चाहिए। तो आप यहाँ पे शुभम अग्रवाल मानने की कोशिश कर रहे हो, शुभम अग्रवाल, ठीक है, लेकिन वहाँ पे लिखेगा ऑन अवेलेबल, वहाँ पे क्या दिखेगा, ऑन अवेलेबल। तो इसे आप वहाँ पे 1 लगाते हो, 2 लगाते हो, या फिर डेट ऑफ बर्थ दे देते हो 1999। तो इस तरह की जो आपकी, ऐसे एक नाम ढूंढना होगा जो कि आपकी यूनिक होना चाहिए। समझ में आई बात? पहले तो आपकी नाम रिजर्वेशन करना होगा, आप ऐसे नहीं कर सकते हो टाटा कंपनी ना दे दोगे आपकी, बिरला मोटर्स लिमिटेड, कतई नहीं। अगर उस नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपको नाम रिजर्वेशन करना होगा, ये एप्लीकेशन करके, जैसे कंपनी का वेबसाइट या डोमेन आप लेते हो, जैसे मेरे पास डोमेन है, मेरे पास क्या डोमेन है, dhiren.sir.online। तो जैसे ये एक डोमेन हो गया, मेरे पास और क्या क्या डोमेन था हम आपको बता दे रहे हैं। मेरे पास था विद्यार्थी.online, ये वेबसाइट का जो नाम होता है, बाद में वेबसाइट होता है, पहले उसका जो नाम खरीदा जाता है उसको डोमेन कहा जाता है, जिसको टेक्निकल आइडिया होगा। विद्यार्थी.online पे हम काम भी किए थे, लेकिन बाद में ये सब सरकारी नौकरी करते हुए इसको बंद कर दिए हैं। और मेरे पास था विद्यार्थी.live, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हम रखे थे, विद्यार्थी.live ये डोमेन था। तो आपको ऑनलाइन ही रिजर्वेशन करना होता है, ठीक है, धन्यवाद। और
ये आगे देखो नेक्स्ट ड्राफ्टिंग, अच्छा रुकिए एक मिनट, ये एप्लीकेशन भरोगे, फिर आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल एसोसिएशन को ड्राफ्टिंग एंड साइनिंग करोगे। ड्राफ्टिंग मतलब लिखना, तो आपको मेमोरेंडम में कंपनी प्रोफाइल ऑब्जेक्ट वगैरह, ठीक है ना, प्रोमोटर्स वगैरह के नाम यहाँ पे लिखे जाते हैं। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, मेमोरेंडम के ऊपर बहुत बड़ा चर्चा होगा बाद में। आर्टिकल्स में आपकी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, समझ में आई बात। और ये सारे के सारे आरओसी को सबमिट होते हैं, ये ई फाइल्ड और ई स्टाम्प्ड होते हैं, ठीक है ना। आजकल के सारे इलेक्ट्रॉनिक होता है, ऑनलाइन अप्लाई करोगे मोबाइल में बैठ करके पूरा कीबोर्ड से टाइप करके, फिर आपकी एमओए और एओए को ऑनलाइन ई स्टाम्प्ड ई फाइल्ड करवाओगे आरओसी में। फिर आगे देखो, फिर कॉन्सेंट ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड एज डायरेक्टर, डायरेक्टर किसको रखना है उनका कॉन्सेंट पेपर चाहिए रिटर्न में, जो कि डायरेक्टर होंगे जा करके कंपनी में, ये भी इलेक्ट्रॉनिकली सबमिटेड हो रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल बात है, आपकी किताब में ये चीज लिखे हुए हैं, कभी कभार नहीं लिखे हुए हैं, आपको लग रहा होगा फिजिकल काम हो रहा है, नहीं होता है। क्यों, हर एक साल पैदा हो रहे हैं 100 कंपनियां इंडिया में, हर एक साल बंद हो रहे हैं 100 कंपनियां, साल नहीं हर एक दिन। तो ऑनलाइन कारोबार होता है, समझ में आई बात, ऑनलाइन कारोबार होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेंट लिए जा रहे हैं जो आगे जा करके डायरेक्टर होंगे, तो उनका कॉन्सेंट वो भी ऑनलाइन सबमिट होता है, क्योंकि कौन डायरेक्टर बनेगा अगर स्पेसिफाई नहीं होगा तो कल कंपनी कौन चलाएगा, ठीक है। फिर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन कंप्लायंस एंड अदर डिक्लेरेशन, आपको डिक्लेरेशन लिखना होता है, जितने सारे प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स वगैरह रहे, कौन बनेगा आपकी कंपनी सेक्रेटरी, वहां तक डिसाइड होता है सारे के सारे चीज को। फिर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन एक साइन होता है, ये क्लॉज 6 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, फी भर दो, रजिस्ट्रेशन फी, अमाउंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली। तो ऑनलाइन में आप ये जो नाम रजिस्ट्रेशन का फी, ठीक है ना, पहले 500 रुपया हुआ करता था, आजकल कितना रुपया हो जा रहा है हमको नहीं पता, इतना तक आपको लिखना जरूरत नहीं है। फिर स्टाम्प ड्यूटी आपको ये इलेक्ट्रॉनिकली फी करोगे, लीगल फीस से होता है, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन। फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डिजिटली साइंड बाई आरओसी, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, आपकी कंपनी चलाने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, समझ में आई बात। कंपनी पैदा होने के लिए, कंपनी पैदा हुआ इसका बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है ना, एक बच्चा जब पैदा होता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, लाइक बर्थ सर्टिफिकेट है कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहाँ से आप बिजनेस नहीं कर सकते, उसके आगे और एक डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, वो आरओसी डिजिटल साइन करके देता है। उसके बाद फाइल डिक्लेरेशन अबाउट द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस की एड्रेस आपकी क्या रहा उसके बाद आप दोगे, क्योंकि जब कंपनी का परमिशन ही नहीं मिला है, जब कंपनी का नाम ही परमिशन नहीं हुआ है, तब कहाँ घर बनाओगे, बिल्डिंग बनाओगे और व्यापार कर दोगे, समझ में आई बात। तो पहले नाम वगैरह आपका कंफर्म हो गया, नाम वगैरह जब कंफर्म हो गया आपकी, तब आप क्या करोगे, बिल्डिंग आपकी कहाँ पे है, आपकी ऑफिस कहाँ पे है, ये फाइल करोगे आरओसी में, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस डिक्लेरेशन कहाँ है, इतना सारा करोगे तो यहाँ पे होता है। उसके बाद ये सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन के बाद और एक चीज होता है जिसको पता होगा, सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, व्यापार शुरू करने की सर्टिफिकेट, व्यापार शुरू करने की सर्टिफिकेट, ये जब आपको मिल जाएगा तब आप व्यापार शुरू कर सकते हो। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। और आगे क्या चर्चा किया जा रहे हैं हम करेंगे काल चर्चा, ठीक है। आज थोड़ा गला दुख रहा है, क्या चीज़ के लिए हमको नहीं पता, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है। चलिए, अब यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, दिस इज द थिंग, अंडरस्टैंड द पॉइंट, बिल्कुल हमको लग रहा है यहाँ पे समझ चुके ही होंगे, कोई बात नहीं, या फिर कोई कुछ सवाल रखना चाहता है तो पूछ सकते हो।